नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। गुलाम अली की एक मशहूर गजल है, हंगामा है क्यों बरपा जो थोड़ी सी पीली है, डाका तो नहीं मारा चोरी तो नहीं की है। गजल की ये पंक्तियां आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हुई एक घटना पर एकदम ठीक बैठती है। दरअसल साल भर से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद विधानसभा में नजर आए कवासी लखमा, जो कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, 1998 से विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायकों से गले मिलते नजर आए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अजय चंद्राकर तो बाकायदा बाहें फैलाए खड़े थे। इसके अलावा धर्मजीत सिंह, राम विचार नेताम और किरण सिंहदेव से ये जो मुलाकात कर रहे थे, वैसे तो इस मुलाकात को औपचारिक कहा जा सकता है, लेकिन जिन हालातों में कवासी लखमा बाहर आए और जो एक आम चर्चा बनी रही कि वैसे कवासी लखमा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से इस तरह से पहले तो नहीं मिलते थे। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, बिना आग के धुआं नहीं उठता। खैर, कयासों का क्या है, वैसे राजनीति जो न कराए वो कम है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट के माध्यम से आने वाले समय की राजनीतिक दशा दिशा तय होगी, वो तो अलग विषय है। लेकिन धर्म स्वातंत्र अधिनियम में धर्मांतरण के विरुद्ध किस तरह का प्रहार किया जाता है, किस तरह का राजनीतिक संदेश दिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसी विधानसभा सत्र में राज्यसभा के उम्मीदवार भी तय हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों का एक पैनल बना लिया है। कांग्रेस के अंदर अभी फिलहाल गुत्थम गुत्था चल रही है, समझने और समझाने की कोशिश चल रही है। चरणदास मान तो लंबे समय से अरमान पाले बैठे हैं, लोकसभा के माध्यम से कई बार सांसद बने, कई बार विधायक बने। अब उनकी एक इच्छा है कि वो राज्यसभा के माध्यम से भी अपनी 73 की उम्र में और 6 साल जोड़कर दिल्ली में सम्मानजनक तरीके से रह सकें। शक्ति की विधायकी की उन्हें इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि जिस स्वभाव के चरणदास महंत है, उन्हें उम्मीद है कि स्थानीय स्तर पर उन्होंने जो मजबूत संबंध कायम किए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के अलावा, मजबूत समीकरण उनके बेटे को भी विधायक बना देगा। यानी यदि चरणदास महंत राज्यसभा में जाते हैं तो सीट खाली होगी, उपचुनाव होगा, और यदि ऐसा हुआ तो ये अलग ही किस्म का रिकॉर्ड होगा। उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत पहले ही कोरबा से लोकसभा की सांसद हैं और खुद चरणदास महंत के लिए एक सीट जो कि कांग्रेस के लिए रिजर्व है, वहां से चरणदास महंत निर्वाचित होते हैं तो वो राज्यसभा के सांसद हो जाएंगे और उनका बेटा विधायक बनता है, तो ये अलग किस्म का रिकॉर्ड बन सकता है। यानी बेटा विधायक, पिता राज्यसभा के सांसद और माता लोकसभा की सांसद। खैर, ये तो कयासों का दौर है, कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये भी पार्टी आला कमान के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। चरणदास महंत राज्यसभा में जाएं या ना जाएं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में हर हाल में परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। इस कसौटी पर तो चरणदास महंत अभी तक खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने सत्ता पक्ष की भी तारीफ की, और चरणदास महंत का जिस तरह का स्वभाव है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो नजर नहीं आते। इसलिए चर्चा तो इस बात की भी है, यदि चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाते हैं या हट जाते हैं तो कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। तो ऐसे में भूपेश बघेल का नाम तो फिट बैठता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह के घपले घोटालों के आरोप भूपेश बघेल के ऊपर लगते रहे हैं, वहां से कांग्रेस की छवि पहले ही खराब है। और यदि पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार, उसमें से भी जो सुप्रीमो है राहुल गांधी की यदि चलती है तो देवेंद्र यादव को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम है उमेश पटेल। इनका विधानसभा में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना जा रहा है। ऐसे में यदि युवा नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आती है तो उमेश पटेल और देवेंद्र यादव, इन दोनों में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ का बनाया जा सकता है। वैसे डॉक्टर चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष से अलग हटकर राज्यसभा में ले जाने की बात इसलिए भी ज्यादा प्रभावी ढंग से समझ में आ रही है क्योंकि डॉक्टर चरणदास महंत ओबीसी वर्ग से आते हैं और कांग्रेस का जिस तरह से फिलहाल पैनल जो अभी तैयार नहीं हुआ है, उसमें जो नाम तैर रहे हैं उसमें आदिवासी समुदाय के 2 नाम की ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मोहन मरकाम और दीपक बैज। इनके अलावा ओबीसी समुदाय से भूपेश बघेल के नाम की भी चर्चा होती रही, लेकिन भूपेश बघेल ने खुद ही इस बात से इनकार कर दिया है, उनकी इच्छा राज्यसभा में जाने की नहीं है। जबकि सामान्य वर्ग से टीएस सिंहदेव ने
अपनी दावेदारी को बनाए रखा है, उन्होंने कोई इनकार नहीं किया है। फिलहाल कांग्रेस ने अपना कोई पैनल घोषित नहीं किया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषित नहीं किया है, लेकिन जो पैनल बनाकर भेज दिया गया है, उन 7 नामों वाले पैनल में जो चर्चा हो रही है उनमें एससी, सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के नेताओं को शामिल किया गया है। एससी वर्ग से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे के अलावा पूर्व मंत्री गंगूराम बघेल की पुत्री किरण बघेल का नाम है, जबकि सामान्य वर्ग से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, विकल्प के रूप में संगीता जुदेव, इनके अलावा सरोज पांडे के नाम की चर्चा है। जबकि ओबीसी वर्ग से पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल के नाम की चर्चा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जनजाति वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि ओबीसी का कोटा भी लगभग फुल माना जा रहा है। ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम के अलावा विष्णुदेव मंत्रिमंडल में 7 ओबीसी वर्ग के मंत्री बनाए गए हैं। इसलिए मैंने जिस पैनल की चर्चा की उसमें सबसे ज्यादा चर्चा नवीन मार्कंडे के नाम की है। ये युवा हैं, इनकी टिकट आरंग से काटकर गुरु खुशवंत साहब को दी गई थी। नवीन मार्कंडे एक अच्छे वकील होने के साथ साथ युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रहे, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। कार्यालय की जिम्मेदारी भी इनके पास है। जिस तरह से शांत स्वभाव से उन्होंने पार्टी के हर आदेश को माना और अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने पार्टी की बात को जिस तरीके से अपने ढंग से प्रस्तुत किया, कुल मिलाकर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना जा रहा है। इसलिए नवीन मार्कंडे के नाम की ज्यादा चर्चा है। गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी में कब क्या हो जाए कुछ कह पाना मुश्किल है। आपको याद होगा 2024 में देवेंद्र प्रताप सिंह को रायगढ़ से जब राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था और जब बाद में निर्वाचन हो गया, उनके निर्वाचन के आधे घंटे बाद भी विपक्षी कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया में इस बात का प्रचार किया जाता रहा कि देवेंद्र प्रताप सिंह यूपी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को राज्यसभा का सांसद बना दिया है। दरअसल कांग्रेस का ऐसे आरोप लगाने की वाजिब वजह भी थी, क्योंकि खुद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद कुल 5 बार बाहरी उम्मीदवारों को राज्यसभा का सांसद बनाया। भाजपा की तरह यदि कांग्रेस से कोई एक नाम तय किया जाए जिसके बारे में यह कहा जा सकता है राज्यसभा में जाने की उनकी संभावना ज्यादा बन सकती है, तो एक नाम होगा टीएस सिंहदेव बाबा, क्योंकि राहुल गांधी के वादे के बावजूद उन्हें भूपेश बघेल की कूटनीति का शिकार होना पड़ा। वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन सके और न ही मौजूदा हालात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ऐसे में टीएस सिंहदेव जिस सरगुजा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां से एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है, शायद यही कारण रहा होगा कि अमरजीत भगत ने साफ तौर पर एक बयान जारी करते हुए वो अंदर खाने की बात समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों सरगुजा से राज्यसभा का सांसद कांग्रेस को बनाना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आने वाली 16 मार्च को 37 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होना है। छत्तीसगढ़ में जो 2 राज्यसभा के सांसद बनाए जाएंगे, वहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक सांसद फिक्स है। दोनों ही दलों के पास आवश्यक 31 वोट हैं। कांग्रेस और भाजपा की दोनों ही दलों की नूरा कुश्ती आप खूब समझते हैं। फिलहाल जब मैंने विश्लेषण की शुरुआत की थी, कवासी लखमा के गले मिलने वाले उस व्यवहार के बारे में ऐसा लग रहा है कि हमारी चर्चा कुछ अधूरी है, लेकिन अंदर खाने की जो बातें हैं वो संकेतों की भाषा से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। कवासी लखमा जैसे तैसे जेल से बाहर आए और जेल जाने के पहले जब वो समझा रहे थे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे त्रिपाठी जहाँ साइन करवा लेता था मैं साइन करता था, और जब जेल से बाहर आए न तो भूपेश बघेल और न ही कांग्रेस की प्रथम पंक्ति का कोई नेता उनके लिए उस तरह से जुलूस में शामिल हुआ जैसा कि चेतन बघेल के लिए काफी लंबी तैयारी की गई थी। मानो चेतन बघेल को लॉन्च किया जा रहा हो, राजनीति में भूपेश बघेल को उत्तराधिकारी बनाया जा रहा हो। अब यहां से सामान्य समझ वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम अरुण साहू ने एक तरीके से उन्हें बेगुनाह बता दिया था। कमोबेश ऐसा ही बयान विजय शर्मा का था। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का कवासी लखमा के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर था, जो सहृदयता थी, उसकी परिणति विधानसभा के भीतर कवासी लखमा के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रही थी। तभी तो अजय चंद्राकर बाएं फैलाए नजर आए। राजनीति की ऐसी नूरा कुश्ती को आप कितना समझते हैं? कोशिश कीजिए, समझना तो पड़ेगा। ये राजनीति है और राजनीति में अच्छे, समझदार, पढ़े लिखे और योग्य लोगों को आना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि अच्छे लोग राजनीति में आते नहीं और राजनीति की बुराई करने लगते हैं, जबकि हमारा मानना है
राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आए, सिस्टम से जुड़े, तभी देश और समाज का भला होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अंदर खाने की बात के साथ, कुछ नए खुलासे के साथ। नमस्कार।